माधवी अपने नए रेस्टोरेंट की ओपनिंग कर रही होती है। तभी माधवी की नजर अपने रेस्टोरेंट के पास के गरीब छोले कुलचे वाली के नाम से खड़ी रेहड़ी पर जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी माधवी का पति कमल उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, माधवी, क्या हुआ? ऐसे मन क्यों भर रही हो? अरे, आज जो कुछ हमें मिला है इस रेडी की वजह से मिला है। ये जो नाम है गरीब छोले कुलचे वाली, ये पहचान हमें इसने ही दी है। इसलिए मैंने इसको एक अच्छी याद बनाकर यहाँ रखा है। और फिर मेरी जो हालत थी वो भी तो इससे ही ठीक हुई है, याद है ना? कमल की बात को सुनकर माधवी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। कमल और माधवी की शादी उनके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के बाद माधवी की जिंदगी में सब सही चल रहा था, कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो यही कि कमल बेरोजगार था। ऐसे ही एक दिन माधवी लंच में छोले कुलचे बनाती है और टेबल पर अपनी सास अमला और कमल को सर्व करती है। तभी अमला कहती है, अरे बहू, क्या बात है, आज छोले कुलचे बना लिए, बढ़िया है। हाँ जी माँ जी, मुझे बहुत पसंद है छोले कुलचे। बाहर जाकर खाने का मन नहीं था तो मैंने घर पर ही बना लिया। स्वाद भी अच्छे हैं, अच्छे बने हैं। शुक्रिया। अरे कमल बेटा, तेरी काम की कहीं बात बनी क्या? कब तक घर का खर्चा ऐसे ही मेरी पेंशन के सहारे चलता रहेगा? बेटा, वक्त रहते कुछ कर ले, कल को तेरा खुद का भी परिवार होगा। माँ, आपको क्या लगता है, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं? अब अगर नहीं मिल रहा है कई काम तो मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं खुद को या भीख मांगना शुरू कर दूं? इतना अच्छा मूड था खाने का, पर नहीं, कुछ ना कुछ बोलकर आप दोनों सास बहू को मेरा मूड खराब करना ही होता है। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? माँ जी तो आपके भले के लिए ही कह रही है ना, खाना तो खा लो। बकवास मत करो तुम भी, और ये छोले कुलचे तुम्हें ही मुबारक हो। बेटा कमा नहीं रहा उस बात का तो इतना दुख है, बहू घर में कुछ रोज रोज नया बना रही है, उसका खर्चा नहीं दिख रहा। इतना बोलकर कमल गुस्से में छोले कुलचे टेबल पर छोड़कर चला जाता है। वक्त गुजरता है। काफी कोशिश करने के बाद भी कमल को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। मिलता है तो बस लोगों के ताने, जिस वजह से कमल को शराब पीने की आदत लग जाती है। वो हर रोज शराब पीकर घर आने लगता है। ऐसे ही एक शाम कमल शराब की बोतल हाथ में लिए घर आता है। उसका हाल देखकर अमला कहती है, कमल, ये सब क्या है बेटा? ये क्या हाल बना रखा है? अरे कमल, मुझे कुछ हो गया तो तू अकेले ये घर कैसे संभाल पाएगा? बेटा, तू कमाता तो है नहीं, और जो पैसे हैं उसे भी तू ऐसे पानी की तरह खराब कर रहा है। दो क्या करूं? हाँ, अरे बेटा हूं ना आपका, पाल नहीं सकती हो मुझे? अरे हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है, और ये शराब तो अब मैं रोज पीऊंगा, हर दिन पीऊंगा, फिर चाहे चोरी करके ही क्यों ना पीऊं। इतना कहकर कमल वहीं गिर जाता है, जिसके बाद माधवी और अमला मिलकर उसे सोफे पर सुला देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कमल की चिंता में अमला का देहांत हो जाता है, पर कमल शराब पीना बंद नहीं करता। धीरे धीरे कमल घर का सारा सामान एक दिन बेच ही देता है। वह एक दिन तो घर ही बेच देता है। अब कमल और माधवी एक टूटे फूटे से मकान में रहने लगते हैं। ऐसे ही एक सुबह, सुनिए जी, ये लीजिए छोले कुलचे खा लीजिए। ओए, कहाँ से गया आई? तेरे पास पैसा कहाँ से आया? वो लाला सेठ है ना, पास वाले, उनके। क्या कहा सेठ? अच्छा, तो तेरा सेठ के साथ चक्कर चल रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनो। अरे सब जानता हूं मैं, घर में एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे दारू का पैसा नहीं है, और तू अपने स्वाद को पूरा करने के लिए अपने छोले कुलचे के लिए सेठ से चक्कर चला रही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, मेरी बात तो सुनो। कैसा है कैसा नहीं सब पता है मुझे। आज मैं तेरे इस छोले कुलचे के स्वाद का भूत उतारता हूँ, रुक जा। इतना कहकर कमल माधवी को मारना पीटना शुरू कर देता है। तभी वहाँ लाला सेठ आ जाता है और बोलता है, अरे ओ कमल, पागल हो गया है क्या? शराब के नशे में अंधा होकर अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। ले, तेरा आशिक आ गया छोले कुलचे वाला तुझे बचाने के लिए। क्यों बे सेठ, चक्कर चल रहा है ना तेरा मेरी बीवी के साथ? छोले कुलचे खिला खिला के मेरा घर बर्बाद कर रहा है ना तू? अरे शर्म कर कमल, माधवी मेरी बेटी जैसी है,
और जिन छोले कुलचे की यूं बात कर रहा है ना, वो माधवी ने खुद बनाए हैं। आज मेरे घर मेहमान आए थे, मेरी नौकरानी काम पर नहीं आई, तभी माधवी मेरे पास मदद के लिए आई थी और मैंने उसे मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए कहा तो उसने ये बनाया था, जिसके बाद मैंने उसे कुछ पैसे और बचे हुए छोले कुलचे दे दिए। सच जानने के बाद भी कमल माधवी पर यकीन नहीं करता और उसे घर से निकाल देता है। वक्त गुजरता है। माधवी लाला सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करने लगती है। जो पैसे वो कमाती उससे वो खुद के लिए एक छोटी सी रेहड़ी खरीदकर गरीब छोले कुलचे वाले के नाम से छोले कुलचे बेचने शुरू कर देती है। लोगों को माधवी के हाथ के छोले कुलचे का स्वाद बहुत पसंद आता है। वहीं कमल की हालत दिन पर दिन शराब पीने के चलते खराब होने लगती है। ऐसे ही एक दिन माधवी को कमल बीच सड़क पर बेहोश हालत में मिलता है और वो जल्दी से उसे होश में लाते हुए कहती है, सुनिए जी सुनिए, क्या हुआ आपको? सुनिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुनिए, उठिए ना, क्या हो गया है आपको? आप बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? उठिए ना, बात कीजिए ना मुझसे। क्या हो गया आपको? मुझे इनको जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, पर मैं अकेले कैसे ले जाऊं? क्या करूं? इतना सोचकर माधवी जल्दी से कमल को वहीं छोड़ अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी को खाली कर लेती है और जैसे तैसे कमल को उस पर लाद कर अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर इलाज करना शुरू कर देती है और माधवी से कहती है, जी देखिए माधवी जी, आपके पति ने जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन किया है, जिस वजह से उनके शरीर को काफी सारा नुकसान हुआ है और इस वक्त उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। हमें उनके इलाज के लिए कम से कम 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। आप जल्दी से पैसे जमा करवा दीजिए ताकि हम उनका ऑपरेशन शुरू करवा सकें, वरना आपके पति की जान भी जा सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और बेचारी माधवी रोते हुए कहती है, 50,000 में कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। कैसे बचाऊं मैं अपने पति की जान? भगवान, मैं क्या करूं? कोई रास्ता दिखाओ। रोते हुए माधवी बाहर आती है, जहाँ उसकी नजर रेहड़ी पर जाती है। बेचारी माधवी अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने छोले कुलचे की रेहड़ी को गिरवी रखकर कमल के इलाज के लिए 50,000 ले आती है और जल्दी से अस्पताल में जमा करवा देती है। कुछ ही दिनों बाद कमल माधवी की सेवा और डॉक्टर के इलाज से अच्छा भला हो जाता है, जिसके बाद सेठ लाला कमल से मिलने के लिए अस्पताल में आता है और उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद कमल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लाला से माफी मांगते हुए बोलता है, सेठ, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन आप पर शक किया, जबकि मेरी बीवी तो हीरा है, हीरा। उसे हमेशा से ही छोले कुलचे खाने और बनाने का इतना शौक था और उस दिन भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी। तुमसे उन्हीं छोले कुलचे के चलते घर से उसे निकाल दिया और तुम्हारा भी अपमान किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, उसकी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस दिलाना चाहता हूँ। मेरी मदद करो सेठ जी, ताकि मैं उसका सपना वापस लौटा सकूं। कमल की बात को सुनकर लाला उसे माफ कर देता है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद साथ ही लाला की मदद से कमल को एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है, जिसके साथ साथ कमल मेहनत मजदूरी का काम भी करने लगता है। कुछ ही महीनों में कमल पैसे जोड़कर माधुरी को उसकी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस से दिलवा देता है। अपनी छोले कुलचे की रेहड़ी वापस लेकर गरीब माधुरी की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर छोले कुलचे की रेहड़ी पर दिन रात मेहनत करते हैं और हर किसी की जुबान तक अपना स्वाद पहुंचाते हैं। सही कह रहे हैं आप। मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसी गरीब छोले कुलचे वाली का नाम एक दिन इतना ऊंचा उठ जाएगा। अगर उस दिन ये छोले कुलचे की रेहड़ी ना होती तो शायद मैं कभी जिंदा ही ना होता। किसी छोले कुलचे की रेहड़ी की मेहनत के पैसे की वजह से ही तुमने अपना सपना गिरवी रखकर मेरी जान बचाई, जबकि मेरे वजह से तुम्हें जिंदगी में कभी कोई खुशी हुई ही नहीं। चलिए अपने नए रेस्टोरेंट में छोले कुलचे बनाकर उसका शुभारंभ करते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने नए रेस्टोरेंट की रसोई में जाते हैं और छोले कुलचे बनाना शुरू कर देते हैं और यूं ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। कविता नाम की एक गरीब औरत कोकीपुर नाम के एक गांव में अपने 3 बेटों, बड़ा बेटा रमेश, मंझला बेटा उमेश और छोटे बेटे महेश के साथ में रहा करती थी। कविता के पति का देहांत बहुत वक्त पहले ही हो गया था। तब से कविता ने अपने तीनों बेटों को अकेले ही पाला था। कविता के बेटे रमेश और उमेश
बहुत ही लालची किस्म के थे। अक्सर ही वो गांव के भोले भाले लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनसे पैसे व अन्य चीजें हड़प लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई हाथ में कुछ पैसे लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर हंस रहे होते हैं। तभी उमेश कहता है, भाई आज तो मजा आ गया, आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल गए हमें तो। हाँ सही कह रहे हो तुम। क्या अच्छा पागल बनाया हमने उस शहर वाले को। बस ऐसे ही हम लोगों को अपनी बातों में फंसाकर लोगों को पागल बनाकर उनसे पैसे लेते रहेंगे और फिर हम दोनों अमीर बन जाएंगे, बहुत अमीर। हमारी माँ से आज तक हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई। दोनों भाइयों की बातें महेश सुन लेता है और उनके पास जाकर कहता है, उमेश भैया, रमेश भैया, आप दोनों कब तक ऐसे अपने लालच के लिए लोगों का फायदा उठाते रहेंगे? ये गलत है भैया, ये सब मत किया करो। माँ हम तीनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत करती है। चुप कर। आया बड़ा माँ का चमचा। अरे हम दो बड़े हैं तुझसे और तू हमें ज्ञान दे रहा है। बेटा जितने सिर पे बाल नहीं है उससे ज्यादा हमारे अंदर अपने लालच को पूरा करने की तरकीब है। और हाँ, किसी को भी कुछ कहा तो हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। अपने दोनों भाइयों की बातें सुनकर चुप हो जाता है। कुछ वक्त बाद तीनों भाई अपने घर जाते हैं, जहाँ कविता चूल्हे के धुएं में अपनी आंखों को झोंकते हुए खाना बना रही थी। तभी वो अपने तीनों बेटों को देखकर कहती है, अरे आ गए तुम तीनों, मैं कब से तुम्हारी राह तक रही थी। खाना तैयार है, गरम गरम खा लो तुम तीनों। अपनी माँ की बात को सुनकर तीनों भाई खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। उमेश और रमेश फटाफट से खाना खाकर आराम करने के लिए चले जाते हैं, पर महेश आराम से बैठा हुआ अपनी माँ को देखता रहता है। तभी कविता कहती है, क्या हो गया बेटा, इतना धीरे क्यों खा रहा है? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ, कैसी बात करती हो? माँ के हाथ का खाना भी कभी बुरा हो सकता है क्या? आप जो भी बनाती हैं मुझे बहुत पसंद आता है। और दोनों भैया ने तो खाना खा ही लिया है, तो फिर आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं खा लूंगी खाना। तुझे और खाना चाहिए तो बता, मैं दूं? कब खा लोगी माँ? मैं जानता हूँ कि आप ना जाने कितनी रातें ऐसी ही भूखी सो जाती हो। हम तीनों का पेट भरने के बाद आपके खाने के लिए खाना बचता ही नहीं है। चलो जो भी खाना बचा है उसे थाली में रखो, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। महेश अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता है, जिसके बाद वो कविता को आराम के लिए भेज देता है और खुद से कहता है, मुझे माफ कर देना माँ, मैं चाहकर भी अपने बड़े भाइयों के लालच के बारे में आपको नहीं बता सकता। लालच मुझे भी बहुत है माँ, पर पैसे का नहीं। लालच है तो तेरी ममता का, तेरे प्यार का, हाथ के बने खाने का, और कोई लालच नहीं माँ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। बढ़ती उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से कविता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है और एक दिन वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहती है, बेटा मुझे लगता है कि भगवान का बुलावा आने वाला है मेरे लिए। इससे पहले कि मुझे कुछ हो, मैं कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर कविता एक पोटली खोलती है जिसमें सोना था और तीनों भाइयों में बराबर हिस्से में सोना बांट देती है। उमेश और रमेश सोना पाकर खुश हो जाते हैं, पर महेश सोने को कविता के पैरों में रख कर कहता है, माँ मुझे ये सोना नहीं चाहिए। आपका प्यार मेरे लिए सोना है, आपका आंचल मेरा साया है, ये नहीं चाहिए मुझे। महेश की बात को सुनकर रमेश झट से उसके हिस्से का सोना भी खुद रख लेता है और वहां से चला जाता है और उमेश को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वक्त गुजरता है और अब उनकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। वहीं उमेश किसी भी तरह से रमेश से वो सोना हासिल करने में लग जाता है। एक रात जब रमेश सो रहा था, तभी उमेश तकिया लेकर उसका मुंह दबाने की कोशिश करता है, पर रमेश उसे धक्का देकर पीछे कर देता है
और उमेश गुस्से से कहता है, क्यों बड़े भाई, तूने क्या सोचा था? सारा सोना तू अपने पास रख लेगा? कभी नहीं। अरे ये सारा सोना मेरा है। आज तुझे मैं मार कर सारा सोना खुद के पास रख लूंगा। तेरा बड़प्पन आज खत्म कर दूंगा मैं। ना रहेगा रमेश, ना रहेगा उसके हक का सोना। सोना होगा तो बस उमेश का। दिन में ख्वाब लेना छोड़ दे छोटे, ये सोना तो कभी हासिल नहीं कर सकता। सोना होगा तो बस रमेश का। पहले तो मैंने बस महेश का सोना लिया था, पर अब मैं तेरे हिस्से का भी सोना ले लूंगा। मुझे मारने आया था ना, अब देख कैसे मैं तुझे मौत के घाट उतारता हूँ। दोनों भाई लगातार एक दूसरे पर वार करते जाते हैं और लड़ते लड़ते घर के बाहर आ जाते हैं, जहां सभी गांव वाले उन दोनों को लड़ता देखने लगते हैं। लालच के नशे में अंधे हुए दोनों एक दूसरे को मारते जाते हैं। तभी रमेश एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उमेश के सर पर वार करता है और उमेश वहीं दम तोड़ देता है और रमेश उसकी जेब से उसके हिस्से का सोना निकालकर फरार होने लगता है। पर गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं। तभी कुछ ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है और रमेश को जेल ले जाती है। इस पूरी घटना की खबर जैसे ही कविता और महेश को मिलती है, कविता इस सदमे को सह नहीं पाती और वो भी इस दुनिया से चल बसती है। महेश को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है और अपने भाई और माँ का अंतिम संस्कार करता है। जिसके बाद वो पुलिस थाने जाता है और इंस्पेक्टर उसे वही सोना देते हैं जो कि उसकी माँ ने तीनों भाइयों में बांटा था। महेश उस सोने को लेकर रमेश के पास जाता है और उसकी तरफ सोना फेंकते हुए कहता है, लो भैया लो, ले लो ये सोना, कर लो अपना लालच पूरा कर लो। अरे मैंने हमेशा तुम्हें और भैया को समझाया, पर दोनों ने कभी मेरी बात नहीं मानी। आप दोनों के इस लालच ने माँ की जान ली, उमेश भैया की जान ले ली। अरे क्या कभी उस माँ को लालच नहीं आया होगा जिसने अपना सारा जीवन हम पर लगा दिया, खुद भूखी रही पर हमारा पेट भरा। इस जरा से सोने के लिए आप दोनों भाई भाई एक दूजे के जानी दुश्मन हो गए। लो रख लो इसे और बना लो खुद को जितना महान बना सकते हो। अब आपके लिए मैं भी मर गया हूँ भैया, सारी उम्र अब आप अपने सोने के साथ जेल में सड़ते रहो। इतना कहकर महेश रोता हुआ वहां से चला जाता है और गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर आ जाता है और अपना काम करने लगता है। वहीं रमेश लंबी सजा काटने के बाद जेल से रिहा तो होता है और जैसे ही गांव में जाता है, सब लोग उसे मार मार कर गांव से बाहर फेंक देते हैं और रमेश के बुरे कर्मों की वजह से उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता, जिस वजह से वो भूख प्यास से तड़पने लगता है। साथ ही उसे अपने किए का पछतावा भी होता है और एक दिन वो खुद को एक पेड़ से लटकाकर फांसी लगा लेता है। तो देखा दोस्तों, कैसे लालच ने एक अच्छे खासे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। इसीलिए कहते हैं, जो मिलता है उसमें सब्र करना चाहिए। ऐसी ही और अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गॉसिप कहानी को। गर्मी का मौसम सावन की तरफ मुड़ गया था। लगातार तेज बारिश के साथ हवा चल रही थी। सभी लोग अपने अपने तरीकों से बारिश का खूब मजा उठा रहे थे। अमित भी अपने पक्के घर में खिड़की के पास अपने कमरे में बैठा अपनी पत्नी मोनिका से कहता है, मोनिका देखो क्या जोरों की बारिश है, अपने हाथों के गरम गरम प्याज के पकौड़े खिला दो, मौसम में चार चार लग जाएंगे। बस यही है आपका भी, बारिश हुई नहीं कि पकोड़े ले आओ। अरे ये बारिश का मौसम है, अब तो हर दिन ही बारिश होगी, तो क्या रोज रोज पकोड़े खाओगे? मेरी प्रिय धर्मपत्नी, अगर रोज बनाकर दोगी तो रोज खा लेंगे, कोई मनाही नहीं है। अच्छा जी, पागल कहेंगे। हाय, पागल तो आपके प्यार में है मेरी जान। अमित की बात सुनकर मोनिका हंसने लगती है और रसोई में जाकर जल्दी से गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े, चटनी और चाय बनाकर ले आती है। दोनों पति पत्नी चाय पकौड़े का मजा लेने लगते हैं।
तभी घर की डोरबेल बजती है। मोनिका जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने फटे हाल बारिश में भीगी ठंड से कपकपाती हुई मोनिका की नौकरानी मेघा खड़ी थी, जिसे देख मोनिका कहती है, अरे मेघा, तुम इतनी बारिश में आज छुट्टी कर लेती। नहीं नहीं मालकिन, छुट्टी नहीं कर सकती। इस काम से ही तो मेरा घर चल रहा है, मेरे बच्चों का पेट भर रहा है। अरे पर चलो, तुम अंदर जाओ, पहले थोड़ा सुखा लो खुद को, फिर काम पर लगना। जी मालकिन। मोनिका के कहने पर मेघा खुद को सुखाकर काम में लग जाती है। तभी रसोई की साफ सफाई करते हुए मेघा को कुछ खाली डब्बे मिलते हैं और वह मोनिका से कहती है, मालकिन, अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं ये खाली डब्बे अपने साथ ले जाऊं? मुझे इनकी बहुत जरूरत है। हाँ मेघा, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ जरूरत का सामान चाहिए हो तो ले जा। और सुन, वहाँ थोड़े चावल रखे हैं डब्बे में, वो भी ले जा, बनाकर खा लेना। अच्छा। मोनिका की बात सुनकर मेघा खुश हो जाती है। बाहर बारिश लगातार बरसती जाती है। शाम का काम खत्म कर मेघा जल्दी से खाली डब्बे और चावल का डब्बा लेकर अपने टूटे फूटे मकान में आती है, जहां नाली का गंदा पानी लगातार बारिश होने की वजह से घर में आ रहा था। बारिश होने की वजह से पूरा घर टपक रहा था। मेघा की बेटी सोना और मोना दोनों ही घर से गंदा पानी बाहर निकाल रही थी। घर में पानी आने की वजह से चूल्हा चौका और थोड़ा बहुत जो राशन का सामान था सब बर्बाद हो गया था। तभी मेघा कहती है, अरे बेटा बस भी करो, तुम दोनों सुबह से इस काम में लगी हो, अब मैं आ गई हूँ ना तो मैं कर लूंगी। देखो मैं मालकिन के यहाँ से ये डब्बे लेकर आई हूँ, इन्हें वहाँ वहाँ रख दो जहाँ से टपक रहा है, कुछ तो राहत मिल ही जाएगी। जी माँ, जैसा आप कहो। अपनी माँ की बात सुनकर सोना मोना वैसा ही करती है। वहीं बारिश भी हल्की पड़ जाती है और घर में पानी आना बंद हो जाता है। तभी सोना कहती है, माँ यहाँ पानी तो बंद हो गया, पर हम बैठे कहाँ माँ, सोए कहाँ? हमारे तो कपड़े खाना सब गीला हो गया। जो एक दो सूखी रोटी पड़ी थी वो भी अब बारिश में बह गई। हम अब क्या करेंगे माँ? ये देखो माँ कैसे नीले पड़ गए हैं हाथ, इस पानी और बारिश से जदोजहद करते करते। मैं सब जानती हूँ मेरी बच्चियों कि तुम दोनों पर क्या बीत रही है। बेटा ये बारिश हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बनी है, इसका मजा तो बस अमीर लोग ही ले सकते हैं। हम गरीबों को तो बस ये बेसहारा करके उजाड़ सकती है। इस टूटे फूटे मकान पर अगर यूं ही बारिश पड़ती रही तो ये तो ढह ही जाएगा। माँ, तो हमारा क्या होगा? क्या हम ऐसे ही भूखे ठंड में कांपते हुए मर जाएंगे? नहीं बेटा, जब तक तेरी माँ जिंदा है कुछ नहीं होने देगी, तू चिंता मत कर। इतना कहकर मेघा मोनिका का दिया चावल का डब्बा खोलती है और कच्चे चावल अपनी बेटियों को देते हुए कहती है, बेटा माफ कर देना अपनी माँ को, जो आज तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है। बेटा हमारा चूल्हा चौका तो सब इस बारिश ने बहा दिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ नया चूल्हा बना सको। बस इन कच्चे चावलों को खाकर तुम अपने पेट को थोड़ी तसल्ली दे लो। अपनी माँ की बात को समझते हुए और अपने हालातों को देखते हुए सोना मोना बिना किसी सवाल के कच्चे चावल खा लेती है, जिसके बाद वह जैसे तैसे अपने गीले बिछोने गीली जमीन पर बिछाकर सो जाती है। वक्त गुजरता जाता है पर बारिश कम होने का नाम नहीं लेती। लगातार दिन रात कभी तेज तो कभी धीमी बरसातें होती जाती है। मेघा के घर के हालात बद से बदतर होते जाते हैं। गीले कपड़ों में लगातार रहने की वजह से उसकी दोनों बेटियां बुखार की गिरफ्त में आ जाती हैं। दूसरी तरफ मोनिका और अमित बारिश का खूब मजा लेते हैं। कभी वह रील्स बनाते, कभी फोटो लेते, तो कभी कुछ ना कुछ करते ही रहते। अमीर हो या गरीब, बारिश हर किसी पर अपना अपना रंग दिखा रही थी। ऐसे ही एक दिन मोनिका अमित से कहती है, जी कितने दिन हो गए मेघा काम पर नहीं आई, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इतनी बरसात में भी कभी उसने छुट्टी नहीं की और अब वो आना ही रही। हाँ ये तो है, बारिश भी तो बंद नहीं हो रही है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है?
पता नहीं उसके घर के हालात कैसे हैं। जी मुझे लगता है हमें एक बार मेघा का पता ले लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे हमारी जरूरत हो। इतनी बातचीत करके दोनों पति पत्नी फटाफट से बरसाती पहनकर जहां पर मेघा रहती थी, वह देखते हैं कि मेघा जिस कॉलोनी में रहती है वहां के सभी घरों में लगातार बारिश का गंदा पानी जा रहा है। लोग धमाधम अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। कई मकान तो बारिश की मार की वजह से मलबे का ढेर हो गए हैं। कुछ लोगों से पूछने के बाद अमित और मोनिका को मेघा का पता मिल जाता है और वह उसके घर पहुंचते हैं, पर वह देखते हैं कि बारिश की वजह से मेघा का मकान भी ढह चुका है। बुखार में तड़पती हुई उसकी दोनों बेटियां अपने फटे कपड़ों से अपने बदन को ढक रही हैं और अपने टूटे मकान को देखकर मेघा रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर क्यों क्यों तो हम गरीबों पर बरसात की इतनी मार कर रहा है। एक तरफ अमीर लोग हैं जो अपने पक्के मकानों में बैठे बारिशों का मजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम गरीब लोग हैं जिनका आशियाना तूने छीन लिया अपनी इस बरसात से। अरे बरसात से मारने से तो अच्छा है कि तू यूं ही हमारी जान ले ले। ना बदन ढकने के लिए सूखा कपड़ा है, ना सर ढकने के लिए मकान ही छोड़ा है। इस बारिश ने सब छीन लिया हमसे, बर्बाद कर दिया हम गरीबों को इस बारिश ने। मेघा की बात सुनकर मोनिका उसके पास जाती है और सहानुभूति दिखाते हुए बोलती है, मेघा दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना। देखो मुझे और अमित को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए हम तुम्हें पूछते पूछते यहाँ तक चले आए और यहाँ आकर देखा तो ये सब हो गया। तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत थी, तुमने हमें एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैं क्या कहती मालकिन, इस बरसात से हर साल यही हाल होता है हमारा। अरे इतनी मेहनत से मैं अपना टूटा फूटा घर घरौंदा फिर से सही करती हूँ, लेकिन ये बारिश कुछ ही मिनटों में सब तबाह कर देती है। यही तो फर्क होता है अमीरों और गरीबों पर बरसात का। हमारा सब बर्बाद हो जाता है और वहीं बड़े लोग बस मजा लेते रह जाते हैं। अरे हर बार मदद के लिए आखिर कौन आता है। मेघा देखो, जो हुआ वो हो गया, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। जब तक बरसातें बंद नहीं हो जाती तब तक तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे साथ रहोगी। और हाँ, बरसातों के बंद होने के बाद मैं और अमित तुम्हारे लिए एक पक्के मकान का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? इतना कहकर मोनिका मेघा और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ वह सबसे पहले मोनिका और उसकी बेटियों को खाना खिलाती है, साथ ही उन्हें अच्छे कपड़े देती है, जिसके बाद वह सोना और मोना का इलाज करवाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद बरसातों का मौसम ढल जाता है, जिसके बाद मोनिका और अमित मेघा के टूटे फूटे घर की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाते हैं और वहाँ 5 माले की बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं, जहाँ मेघा के साथ साथ कई और मेघा जैसे परिवारों को बारिश से बचने के लिए अपना आशियाना मिल जाता है। और मेघा मोनिका का धन्यवाद करते हुए कहती है, मालकिन आप बहुत अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे साथ साथ मेरे जैसे कई परिवारों का रहने के लिए घर बना दिया। अब कोई भी बरसात की मार, भूख या बीमारी से नहीं मरेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। भगवान आप पर भी हमेशा बारिश करे, लेकिन बस खुशियों की। मेघा की बात सुनकर मोनिका उसे गले लगा लेती है और अब किसी भी बारिश में मेघा और उसकी बेटियों को किसी भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, हम भी आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि यदि आप बरसात में या किसी अन्य मुश्किल में पड़े किसी की मदद कर देंगे तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि किसी का जीवन संवर जाएगा। और मदद करने से कभी अपने कदम पीछे ना रखें। और साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपनी गॉसिप के लिए आगे कौन सी कहानियां देखना पसंद करेंगे। वसुंधरा की शादी मानिक नाम के लड़के से हुई थी। शादी के बाद वसुंधरा 3 बार गर्भवती हुई थी, लेकिन हर बार ही उसका बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता था, जिस बात से वसुंधरा की सास कोकिला और घर के सभी लोग उसे बेहद ताने दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन वसुंधरा की सास उसे कहती है, बहू,
क्या कर रही है? इधर आ, मेरे पैर दबा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जी माँ जी, बस अभी आई। वसुंधरा काफी देर तक कोकिला के पैर दबाती रहती है। सास ससुर की सेवा करते हुए तो तुझे मौत आ जाती है। इतने साल हो गए, अभी तक माँ नहीं बन पाई। ना जाने कैसी पापन है तू कि तेरे बच्चे तेरे गर्भ में ही मर जाते हैं। अरे तेरे साथ बिहाई हुई सारी लड़कियां दो दो बच्चों की माँ हो गई हैं। माँ जी, अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब भगवान को मंजूर नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ज्यादा बकैती ना कर बहू, आ गई बात समझ में। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर इस साल तूने मुझे दादी होने का सुख ना दिया तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। तू जहाँ मर्जी मर फिर। वसुंधरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है। हर कोई वसुंधरा को माँ ना बन पाने की वजह से खरी खोटी सुनाकर चला जाया करता। ऐसे ही एक दिन वसुंधरा की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने पर पता चलता है कि वसुंधरा चौथी बार माँ बनने वाली है। इस बात को सुनकर घर में चारों तरफ खुशी का माहौल बन जाता है। तभी वसुंधरा का पति मानिक उसे बोलता है, देखना वसुंधरा, इस बार मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा ना कि तुम्हें पैर जमीन पर रखने नहीं दूंगा। सच में इस बार हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं, माँ जी को दादी और आपको पिता बनने का सुख दे सकूं। दोनों पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं, तभी कोकिला वहाँ आ जाती है और बोलती है, देख बहू, ये तेरा आखिरी मौका है अपने आप को साबित करने का। अगर इस बार भी तू माँ नहीं बन पाई तो तुझे मेरी कही बात तो याद है ना? जरूरत ना पड़े मुझे दोबारा बताने की। इतना कहकर कोकिला वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है। वसुंधरा को 9 महीने पूरे हो जाते हैं और उसी प्रसव पीड़ा भी शुरू हो जाती है। मौसम खराब होने की वजह से वसुंधरा को अस्पताल नहीं ले जाया जाता और घर में ही उसकी डिलीवरी का फैसला लिया जाता है। कुछ देर में एक दाई माँ घर पर आती है और वसुंधरा की डिलीवरी करती है। वसुंधरा एक किन्नर बेटी को जन्म देती है। दाई माँ ये बात कोकिला को बताती है तो कोकिला माथा पीटते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय हाय, कैसी मनुष्य को अपने घर की बहू बना लिया। कुलक्षणी, पहले 3 बच्चों को खा गई, अब चौथा पैदा किया तो किन्नर कर दिया। समाज में कलंक कहलाएगा उसका ये बच्चा। हे भगवान, अब मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि मेरी बहू ने एक किन्नर को पैदा किया है। नहीं नहीं, किसी को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। इस किन्नर को तो मैं आज रात ही इस दुनिया से अलविदा करवा दूंगी। रातों रात इस बात को खत्म कर दूंगी। इतना कहकर कोकिला जल्दी से वसुंधरा के पास जाती है, जहां वसुंधरा अपनी नव जन्मी किन्नर बच्ची को अपने गले से लगाए बैठी थी। तभी कोकिला उससे कहती है, अरे कुलक्षणी, शर्म नहीं आती किन्नर बेटी को पैदा करते हुए? अरे किस बात का बदला ले रही है हमारे खानदान से? इधर दे इस पाप को, इसका गला घोट के मार दूं मैं। नहीं माँ जी, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। अरे कैसी माँ है आप? आपकी ममता को शर्म नहीं है एक बार भी ये सब बोलते हुए? किन्नर है तो क्या हुआ, बच्ची है मेरी। मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में पाला है। अरे डायन, अगर कोख में सांप पल रहा हो ना तो वो जहर ही उगलता है, रस नहीं उगलता। इस पाप को मैं अपने घर में कभी नहीं पनपने दूंगी। अगर इस किन्नर को तुझे पालना है तो जा दफा हो जा मेरे घर से। आज से तू मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए मर चुकी है। कोकिला बेरहमी से वसुंधरा को घर से निकाल देती है। वसुंधरा जहाँ भी जाती, हर कोई उसे किन्नर बेटी की वजह से जलील करता। कई रातें सड़कों और फुटपाथ पर बिताने के बाद आखिरकार वसुंधरा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिल जाता है, जहां वसुंधरा अपनी बेटी को बड़ा करती है और आसपास के लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटी का लालन पालन करती है। अपनी किन्नर बेटी का नाम वो मिष्टी रखती है और उसे पढ़ाना लिखाना भी शुरू करती है। आसपास के लोग मिष्टी को अजीब अजीब तरीकों से चिढ़ाया करते। कोई उसके आगे ताली बजाता तो कोई उसे पैसे देकर सीटी बजाता। ऐसे ही एक दिन
मिष्टी इन सब से परेशान होकर घर आती है। तभी वसुंधरा उससे कहती है, मिष्टी, तुम ऐसे उदास क्यों हो बेटा? माँ, मैं किन्नर हूँ, तो क्या लोग मेरी इस तरह से बेकदरी करेंगे? मेरी कोई इज्जत नहीं है। मुझे कोई देखकर ताली बजाता है, कोई सीटी मारकर पैसे दिखाता है। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरी माँ है माँ, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है आपने। आपने तो मुझसे कभी कोई भेदभाव नहीं किया। हर कोई आप जैसा क्यों नहीं होता माँ? बेटा, अगर दुनिया में हर कोई माँ बन पाता तो किसी और रिश्ते का मोल ही क्या होता? और बेटा, मैं माँ हूँ, तू मेरा हिस्सा है। तू क्या बनकर इस दुनिया में आई है, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये सच है कि तू मेरी बेटी है और तुझे अपनी पहचान बनानी है। इन लोगों को बोल कर नहीं, अपनी हस्ती ऊंची उठाकर जवाब देना है। इतना कहकर वसुंधरा अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वसुंधरा दिन रात मेहनत करके मिष्टी को अच्छे से पढ़ाई करवाती है और उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाती है। मिष्टी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक रोज वसुंधरा के घर के बाहर किन्नरों की टोली आती है। हाय हाय, अरे हम तो जानते हैं, लेकिन तो नहीं जानते। अरे कोई तेरे बेटे से शादी नहीं करेगा। भले ही तूने उसे जन्म दिया है, पर कोई उसका हाथ नहीं थामेगा। हाय हाय, अरे शामिल कर दे उसे हमारी टोली में। यही है उसकी पहचान, ताली बजाना, बधाइयां लेना, नाचना गाना। हाय हाय। लक्ष्मी इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ हाथों में अपनी डिग्री लिए मिष्टी आती है और बोलती है, आप लोग मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते, समझे आप? मुझे मेरी माँ के साथ रहने का कानूनी हक है और ये हक मुझसे कोई नहीं ले सकता। अरे माँ की ममता क्या होती है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोग ही बधाई देते हैं ना कि तेरा घर भरा रहे, तेरी कोख भरी रहे। फिर मेरी माँ से उसकी ममता क्यों छीन रहे हैं आप लोग? मेरी माँ की ममता का सबूत ये डिग्री है और मेरी पहचान मेरे किन्नर होने से नहीं बल्कि डॉक्टर मिष्टी से है। जी देखिए, मैं आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती, पर हम लोग ही अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा? मैं आप लोगों की भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आप मेरी ममता को समझो। मैंने अपनी 3 औलादों को खोने के बाद मिष्टी को पाया है। वो जिस भी रूप में मुझे मिली है, मुझे मंजूर है। आज समाज में हर कोई तरक्की कर रहा है, तो फिर किन्नर क्यों नहीं? हमेशा नाचना गाना है और बधाई देना है, किन्नर का पेशा क्यों बना रहे? और अगर एक किन्नर मिसाल बनकर सामने आएगा तो आने वाले लाखों किन्नरों की जिंदगी सुधर जाएगी। हाय हाय वसुंधरा, तेरी बातों ने तो दिल मोह लिया लक्ष्मी का। अरे मिष्टी बेटा हमेशा खुश रहे। अरे नाचो गाओ, खुशी मनाओ, हमारी मिष्टी डॉक्टर बनी है, डॉक्टर। हाय हाय। इतना कहकर लक्ष्मी और उसकी टोली वसुंधरा के घर के बाहर गाना बजाना शुरू करती है। अब मिष्टी की डॉक्टर मिष्टी के नाम से पहचान बन गई थी। समाज में अब वो किन्नर नहीं बल्कि एक डॉक्टर की हैसियत से पहचानी जाने लगी थी। तो देखा दोस्तों, कितनी ताकत होती है एक माँ की ममता में। अगर माँ चाहे ना तो अपने बच्चे को संवार भी सकती है और उसे बिगाड़ भी सकती है। सीलमपुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में ममता और उसकी एक बेटी राधिका रहा करती थी। ममता एक जमींदार के यहाँ झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, लेकिन उसकी मालकिन फूलमती एक बेहद नकचड़ी और गुस्से वाली महिला थी। ऐसे ही एक दिन ममता फूलमती के घर काम करते हुए उससे बोलती है, मेम साहब थोड़े पैसे दे दो, घर का राशन खत्म हो गया है। तू हर बार ऐसा ही करती है। इस बार महीना होने से पहले तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूंगी, तेरे घर में राशन हो या ना हो। मेम साहब ऐसा मत करिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोग तो आप ही के सहारे हैं ना। ज्यादा नहीं, बस 200 रुपए ही दे दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझ गरीब का और मेरी बेटी का भला हो जाएगा। तुझे बोला ना कि तुझे महीना पूरा होने से पहले 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। तुझे बात समझ नहीं आई क्या? जाकर अपना काम कर, यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग खराब मत कर।
ममता के लगातार गिड़गिड़ाने के बाद भी फूलमती ममता की बातों को टालते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद ममता निराश होकर वापस से रसोई में अपना काम करने लगती है। दिन भर अपना सारा काम खत्म करने के बाद भी ममता को कहीं न कहीं फूलमती पर आस टिकी रहती है और वह शाम होने तक पैसे आने का इंतजार करती है, लेकिन फूलमती अपनी बात से टस से मस नहीं होती और ममता को खाली हाथ ही उसके घर लौटना पड़ता है। जैसे ही ममता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी राधिका पेट पर हाथ धरे बैठी है। तभी ममता उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, अपना पेट पकड़कर क्यों बैठी है? पेट में दर्द है क्या? माँ, सुबह से पेट में खाने का एक निवाला भी ना गया हो तो पेट तो दर्द करेगा ही ना। आप बताइए, आपकी मालकिन ने आपको पैसे दिए कि नहीं, या आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? अब मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि मेरी मालकिन ने मुझे कुछ नहीं दिया है। आज रात भी हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। क्या हुआ माँ, आप चुप क्यों हैं? आपकी चुप्पी साफ बता रही है कि आज भी आपकी मालकिन ने आपको पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं माँ, आप दुखी मत हो, हमें तो इस भूख से लड़ने की आदत हो गई है ना। राधिका इतना कहकर रसोई में जाती है और मटके से एक बड़ा ग्लास पानी निकाल कर पी लेती है, जिसके बाद वह जमीन पर अपना बिछोना बिछाकर सो जाती है। अपनी बेटी को भूखे पेट सोता देखकर ममता का दिल दुख से पसीज जाता है और वह रोती हुई दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। एक दिन ममता की सहेली सरिता उससे मिलने उसके घर आती है। तभी ममता उसे सारी बात बताते हुए कहती है, सरिता, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरी मालकिन इतनी घमंडी है कि हम गरीबों का दुख दर्द तो समझती ही नहीं है। आज 2 दिन हो गए हैं मेरे घर में राशन खत्म हुए। अब कब से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मालकिन देने का नाम ही नहीं ले रही है। रोज अपनी बेटी को ऐसे भूखा मरता नहीं देखा जाता मुझसे। ऐसी बात है तो उसकी नौकरी क्यों नहीं छोड़ देती? क्या जरूरत है ऐसी जगह नौकरी करने की जहाँ पर मालिक अपने नौकरों की मदद भी ना कर सके, जरूरत पड़ने पर पैसे भी ना दे सके। लेकिन अगर मैं वो नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? हम दोनों माँ बेटी तो भूखे ही मर जाएंगे। अभी तो सहारा है कि महीने के आखिर में ही सही, लेकिन पैसे तो मिल ही जाते हैं। देख, तू नौकरी कर ही रही है तो भी दुखी है, नहीं करेगी तो भी दुखी रहेगी। इससे अच्छा है कि कुछ दिन दुखी रहकर कोई अपना काम देख ले। मैंने सुना है कि तुझे चाइनीज खाना बहुत अच्छा आता है और सबसे अच्छा तुझे चाउमीन बनाना आता है, तो तू अपनी चाउमीन की दुकान क्यों नहीं खोल लेती? अरे सरिता, उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और मेरी मालकिन राशन के लिए पैसे नहीं दे रही। व्यापार के लिए पैसा कहाँ से देगी? और कुछ बोलूं तो काम से निकाल देने की धमकी भी दे देती है। एक काम कर, तू मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले और अपना काम शुरू कर दे। जब तेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मुझे दे देना। सरिता इतना कहकर अपने पर्स से ममता को कुछ पैसे निकाल कर देती है, जिन पैसों से अगले दिन सरिता मार्केट जाकर चाउमीन बनाने का सामान खरीद कर लाती है और अपना खुद का चाउमीन का एक छोटा सा ठेला लगाती है और चाउमीन बनाना शुरू करती है। वक्त गुजरता जाता है, ममता का चाउमीन का ठेला अच्छा चलने लगता है और धीरे धीरे सरिता का कर भी उतर जाता है। काफी वक्त बीत जाने के बाद जब ममता फूलमती के यहाँ काम करने नहीं पहुँचती तो फूलमती को एक अजीब सी चिंता सताने लगती है और ऐसे ही एक दिन फूलमती अपने मन में सोचती है, ममता आज काम पर नहीं आई, कहीं भूख के मारे दोनों माँ बेटी भगवान को प्यारे तो नहीं हो गए। वैसे तो ममता कभी छुट्टी नहीं करती, एक बार पता करती हूँ कि आखिर मांझरा क्या है। फूलमती इतना कहकर ममता के घर जाती है, जहां उसे लोगों से पता चलता है कि गांव में एक नया ठेला लगा है जिसकी मालकिन और कोई नहीं बल्कि ममता है। जिसे सुनकर वह बड़ा हैरान हो जाती है
और तुरंत ममता के ठेले पर जाती है और देखती है कि वहां ममता चाउमीन बना रही है। तभी फूलमती उससे बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम चाउमीन का छोटा सा ठेला लगाकर अपना घर चला सकती हो? देख लेना, कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में ही तुम्हारा ये काम तुम्हें ले डूबेगा, क्योंकि तुम जैसे गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों के यहाँ पर सिर्फ नौकर बनने के लायक हो, ना कि काम करने के। मालकिन, हम तो गरीब लोग हैं, जैसे तैसे अपना गुजारा कर ही लेते हैं। लेकिन जरा आप अपना सोचिए, अगर हम जैसे गरीब लोग ना हो तो आपका क्या होगा? आपकी सहायता कौन करेगा? कम से कम दुआ नहीं दे सकती तो बद्दुआ भी मत दीजिए। मुझे तुम जैसे गरीब लोगों को बद्दुआ देने की भी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी गरीबी ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बद्दुआ है। तुम जैसे हजारों नौकर मिल जाएंगे मुझे। फूलमती इतना कहकर अपने घर चली जाती है और ममता वापस से अपने चाउमीन बनाने के काम में मगन हो जाती है। पूरे गांव में कोई भी फास्ट फूड का ठेला नहीं था, जिस वजह से ममता दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगती है। अब जो लोग ममता को गरीब और लाचार बोलकर धिक्कारा करते थे, वही लोग अब उसके हाथों की चाउमीन खाने के लिए लंबी लाइन में लगकर इंतजार करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ जब फूलमती को सारा काम खुद से करना पड़ता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। साथ ही फूलमती को ममता की अहमियत का भी पता चल जाता है। ऐसे ही एक दिन फूलमती ममता के पास जाती है और कहती है, ममता, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा तुझे उल्टा सीधा बोला सुनाया, कभी भी तुझे वक्त पर पैसे नहीं दिए, कभी तुझे सहारा नहीं दिया। ममता, मुझे माफ कर दे। मालकिन, ये सब आपकी वजह से ही तो हुआ है। अगर आप उस दिन मुझे ऐसे जलील ना करती और मुझे काम से निकाल देने की धमकी ना देती तो मुझे कैसे पता चलता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। और फिर सरिता मेरी जिंदगी में आई और उसने भी एक नया उजाला दिखाया मुझे, वरना मैं तो हमेशा खुद को एक नौकरानी के भेस में ही देखती रहती। मुझे कभी नया रास्ता मिलता ही नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। आज मैं जो भी बन पाई हूँ आपके और सरिता की मेहरबानी से ही बन पाई हूँ। ममता की बात सुनकर फूलवती मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ सरिता भी आ जाती है, जिसके बाद फूलमती और सरिता दोनों ही बैठकर ममता के हाथ की बनी चाउमीन का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गरीब चाउमीन वाले की कहानी? आपको कौन सा फास्ट फूड खाना सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं और बताते रहें कि आप अपनी गॉसिप के लिए कैसी कहानियां देखना पसंद करेंगे। नीरजा एक पिज़्ज़ा की दुकान पर साफ सफाई का काम किया करती थी। दुकान का मालिक मोहन बहुत ही कंजूस और लालची किस्म का था। ऐसे ही एक दिन नीरजा की तबीयत खराब होती है और उससे सफाई करते हुए गलती से एक शीशे का ग्लास टूट जाता है, जिस पर मोहन चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या किया तूने? अरे इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। इतनी तेरी औकात नहीं जितनी इस गिलास की कीमत थी। साहब मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पर मुझे माफ कर दो। माफ क्या, इस महीने की सारी तनख्वाह काट दूंगा तेरी। आ गई बात समझ? नहीं साहब, ऐसा मत करो। मेरे घर में मैं ही हूँ एक कमाने वाली। ठीक है, तनख्वाह नहीं कटेगी तेरी तो कल से काम पर मत आना। निकल जा मेरी पिज्जा की दुकान से। नहीं साहब, आप मेरी तनख्वाह काट लो, मुझे काम से मत निकालो। किसी तरह मोहन के आगे गिड़गिड़ा कर नीरजा अपनी नौकरी बचा लेती है। शाम होती है, नीरजा घर जाने लगती है। तभी सूरज नाम का एक लड़का जो नीरजा के साथ ही मोहन की दुकान पर पिज्जा बनाने का काम किया करता था, वह उसके पास आता है और बोलता है, नीरजा, आज जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर वो सब छोड़ो, ये पिज्जा लो, तुम्हारी माँ और छोटी बहन के लिए। और हाँ, ये गुलाब जामुन मेरी माँ ने बनाए थे तो मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ले जाओ और आराम से खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सूरज।
इतना कहकर नीरजा सूरज का दिया हुआ पिज्जा और गुलाब जामुन लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ कमला और छोटी बहन पीहू दोनों को खाने के लिए देती है। पीहू एक कोर गुलाब जामुन और एक कोर पिज्जा खाती है। उसे ऐसा करता देख नीरजा बोलती है, अरे पीहू, ये क्या कर रही हो तुम? इन दोनों को मिलाकर क्यों खा रही हो? ऐसे तो ना तुम्हें पिज्जा का मजा आएगा और ना ही गुलाब जामुन का मजा आएगा। अरे वही तो दीदी, आप समझ नहीं रही हैं। मैं एक नया स्वाद बनाकर खा रही हूँ। अरे लोग तो दही जलेबी खाते हैं, नमकीन के साथ ब्रेड खाते हैं, सुना ही होगा आपने। तो मैं भी पिज्जा के साथ गुलाब जामुन खा रही हूँ। अरे कितना अच्छा लगता है किसी नमकीन चीज के साथ मीठे को मिलाकर खाना। आहा! नहीं नहीं, पता नहीं तुम भी कौन से अतरंगी सतरंगी स्वाद लगाती हो। अरे दीदी, आप एक बात सोचो। अरे आप पिज्जा की दुकान पर काम करती हो, सारा दिन लोग वही बोरिंग से पिज्जा खाते रहते हैं। आपने कभी सुना है गुलाब जामुन पिज्जा? सोचो, अगर गुलाब जामुन पिज्जा होगा तो कितना मजा आएगा। उसमें पिज्जा का भी मजा होगा और गुलाब जामुन का भी। अरे दीदी, मेरी बात मानो तो साफ सफाई के काम को छोड़ छाड़ कर ना तुम पिज्जा बनाना सीख लो और फिर तुम मेरे लिए गुलाब जामुन पिज्जा बनाना। नीरजा पीहू की बात को बड़े गौर के साथ सुनती है और काफी सोचने के बाद मन ही मन सोचती है, पीहू कुछ गलत भी नहीं कह रही। एक बार ऐसा कुछ बनाकर भी ट्राई करना चाहिए कि स्वाद कैसा होता है। अगले दिन रोज की तरह तैयार होकर नीरजा अपने काम के लिए निकल जाती है, जहां वो पीहू की कही बात के बारे में सूरज को बताती है, जिसे सुनकर सूरज बोलता है, वैसे सच कहूँ तो नीरजा, मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें पिज्जा बनाना सिखा देता हूँ, जिसके बाद तुम खुद से गुलाब जामुन या फिर कोई भी पिज्जा बनाना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा उसमें। ऐसे ही नीरजा सूरज से मोहन की गैर हाजिरी में पिज्जा बनाना सीख लेती है। कुछ दिन बाद सूरज नीरजा से कहता है, नीरजा, अब तुम अच्छे से पिज्जा बनाना सीख गई हो, तो अब तुम गुलाब जामुन पिज्जा बनाकर देख सकती हो। क्या पता ये गुलाब जामुन पिज्जा तुम्हारी किस्मत बदल दे। सूरज की बात सुनकर नीरजा जल्दी से गुलाब जामुन पिज्जा बनाती है और गरम गरम गुलाब जामुन पिज्जा सूरज को खाने के लिए देती है, जिसे चखकर सूरज बोलता है, अरे वाह नीरजा, इतना अच्छा मीठा पिज्जा मैंने आज तक नहीं खाया। सच कहूं मैं, ये गुलाब जामुन पिज्जा तो हर एक पिज्जे को फेल कर रहा है, इतना अच्छा स्वाद है। तुम सच कह रहे हो ना सूरज? ये सच में अच्छा बना है। लाओ मैं भी तो खाकर देखो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। दोनों आपस में गुलाब जामुन पिज्जा खाते हुए बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां मोहन आ जाता है और दोनों की सारी बातें सुन लेता है, जिस पर वह अपना लालची दिमाग दौड़ाते हुए बोलता है, अच्छा, मेरी बिल्ली और मुझ पर ही मियाऊं? क्यों सूरज, तुझे अपनी नौकरी प्यारी नहीं थी क्या, जो तूने सफाई करने वाली को पिज्जा बनाने वाली बना दिया और दोनों ने मिलकर गुलाब जामुन पिज्जे का आविष्कार कर डाला। मेरी नाक के नीचे तुम दोनों ये सब कर रहे थे। अब देखो कैसे मैं तुम दोनों को इस नौकरी से रफा दफा करता हूँ। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। आप सूरज को काम से मत निकालिए। आपको निकालना है आप मुझे निकाल दीजिए, उसे कुछ मत कहिए। अच्छा, बड़ी दया आ रही है तुझे इस पर। चल तो फिर एक काम कर, अब से तू साफ सफाई के साथ साथ पिज्जा बनाने का भी काम किया करेगी, और वो भी गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का। और मैं तुझे इसके कोई पैसे नहीं दूंगा, बल्कि जो पैसे मैं तुझे दिया करता था अब उसका भी आधा ही दिया करूंगा। इतना बोलकर मोहन चला जाता है। तभी सूरज कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम जानती हो ना कि मालिक कितना कंजूस और लालची है। देखा नीरजा, ये बहुत गलत है। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच समझ कर ही हाँ किया है। बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक कर दूंगी। बस जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। मोहन के कहे अनुसार नीरजा दुकान में साफ सफाई के साथ साथ गुलाब जामुन पिज्जा बनाने का भी काम करने लगती है। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को नीरजा के हाथ का बना हुआ गुलाब जामुन पिज्जा बहुत पसंद आता है। वही नीरजा अपनी मेहनत के बचाए हुए पैसों में से कुछ हिस्सा निकाल कर अलग रख लेती है। ठीक ऐसा ही सूरज भी करता है। कुछ महीनों बाद दोनों के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और नीरजा बोलती है,
सूरज, अब हमारे पास इतना पैसा जमा हो गया है कि हम दोनों मिलकर अपना गरीब गुलाब जामुन वाली पिज्जा के नाम से एक ठेला लगा सके। अब हमें मालिक के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ नीरजा, मैं साथ देने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। तुम बस बताओ कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। सूरज की बात सुनकर नीरजा मुस्कुराने लगती है, जिसके बाद दोनों मोहन के यहाँ से काम छोड़ देते हैं और अपने बचत किए हुए पैसों से गरीब गुलाब जामुन पिज्जा वाली के नाम से एक ठेला लगाते हैं। गुलाब जामुन पिज्जा का नाम सुनते ही लोगों में बहुत उत्सुकता बन जाती है। हर कोई नीरजा के ठेले पर गुलाब जामुन पिज्जा ट्राई करने के लिए आने लगता है और एक ही बार में नीरजा के हाथ के बने गुलाब जामुन पिज्जा का फैन हो जाता है। दूसरी तरफ मोहन की दुकान पर दूसरे कुक जो गुलाब जामुन पिज्जा बनाते थे, उनके हाथों में वह स्वाद नहीं होता जो नीरजा के हाथों में था, जिस वजह से उसकी दुकान का धंधा एकदम मंदा पड़ जाता है और वह खुद से बोलता है, हे भगवान, मुझे माफ कर दे। मैंने अपने लालच में अंधे होकर नीरजा और सूरज के साथ बहुत गलत किया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे अपने लालच की सजा मिल रही है। अब मेरी पिज्जा की दुकान पर सिवाय मक्खियों के कुछ भी नहीं। जहाँ एक तरफ मोहन पछतावे में था, वहीं दूसरी तरफ नीरजा और सूरज का गरीब गुलाब जामुन वाली पिज्जा का ठेला अब एक दुकान में परिवर्तित हो चुका था। दोनों के पास अब अच्छे पैसे आ गए थे, जिससे दोनों ने अपने लिए घर भी खरीद लिया था। दोनों के हालात पहले से काफी सुधर गए थे। थोड़े ही दिनों में नीरजा का गुलाब जामुन पिज्जा हर किसी का पसंदीदा बन जाता है। ऐसे ही एक दिन मोहन नीरजा की दुकान पर आता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर नीरजा बोलती है, मालिक, आपको याद है ना, एक दिन आपकी दुकान पर मुझसे एक ग्लास टूट गया था और आपने कहा था कि उस ग्लास की औकात मुझसे कहीं ज्यादा है। आज देख लीजिए मालिक, किसकी औकात कितनी ज्यादा है। मालिक, किसी चीज की कीमत क्या है, ये उसका हुनर बताता है या फिर उसे इस्तेमाल करने वाला बनाता है। बस एक छोटी सी कोशिश ने मुझे और सूरज को क्या से क्या बना दिया। मेरा गरीब गुलाब जामुन वाली का पिज्जा आज हर किसी का पसंदीदा बन चुका है। तो बताइए मालिक, किसकी औकात ज्यादा है, दुकान में रखे आपके उन बर्तनों की या फिर मेरी। नीरजा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने लालच में अंधा हो चुका था। मैं तुमसे जितनी भी माफी मांगू कम है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे मालिक, कोई बात नहीं, हमने भी आपका नमक खाया है। इतना छोटा दिल नहीं है नीरजा का। मैं आपको माफ करती हूँ। चलिए, बाकी बातें जाने दीजिए। अन भला तो सब भला। बैठो, आज मैं आपको अपने हाथों का बना हुआ रबड़ी गुलाब जामुन पिज्जा खिलाती हूँ। इतना कहकर नीरजा मोहन को अपने हाथों का बनाया हुआ रबड़ी गुलाब जामुन पिज्जा खिलाती है, जिसे खाकर वह उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ऐसे ही नीरजा और सूरज आए दिन मिलकर कुछ ना कुछ नया पिज्जा बनाकर लोगों तक अपने हाथ का स्वाद पहुंचाते रहते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। शुद्धि के मायके वाले उसके ससुराल आए हुए थे। शुद्धि की सास सविता, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में थी, वो सभी के सामने शुद्धि की बेशर्मी के किस्से खोल रही थी। तभी शुद्धि का पति मधुर वॉशरूम से उल्टी करके बाहर आता है और बोलता है, देखिए माँ, अपनी इस बदतमीज बेशरम बेटी को यहाँ से ले जाइए। मैं इसे अपने घर में 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये नौबत आ गई थी कि कुछ ही दिनों में मेरा और मेरी माँ का मरण दिन देख रहे होते आप। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसका नाम शुद्धि हो इतनी अशुद्ध और बेशरम निकलेगी। मनोरमा की एक ही बेटी थी शुद्धि, जो काम के मामले में बड़ी आलसी थी। जैसे तैसे अपनी बेटी के आलस को छुपाते हुए मनोरमा ने सविता के बेटे मधुर से अपनी बेटी शुद्धि की शादी करवा दी थी। सविता एक सफाई पसंद औरत थी। उसे अपने घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना पसंद था। ऐसे ही एक दिन गर्मियों के समय शुद्धि रसोई में पकौड़े बना रही होती है। तभी वह तले हुए पकौड़ों में से एक पकौड़ा चखती है और खुद से कहती है, ओफो, इन पकौड़ों में तो नमक कम है, नमक डाल देती हूँ। अरे यार, मैं तो भूल ही गई,
कि नमक तो दुकान से लाने वाला है। हाँ, क्या करूं? ओ आइडिया, ये पसीना किस दिन काम आएगा? वैसे भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी का पसीना खारा होता है, तो यही मिला देती हूँ। चल शुद्धि, कर दे इन पकौड़ों का शुद्धिकरण। इतना कहकर शुद्धि अपने माथे, हाथों और कमर का पसीना उतारकर पकौड़ों के बेसन में मिला देती है और उसे अच्छे से फेंट देती है, जिसके बाद वह उसी गंदे बेसन के पकौड़े तल देती है और दोबारा से एक पकौड़ा खाकर देखती है और खुद से कहती है, वाह क्या बात है, नमक एकदम बराबर हो गया, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल जैसा सासू माँ को पसंद है। समझदार हूँ मैं, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने इसमें आयोडीन वाले नमक की जगह अपना आयोडीन वाला पसीना मिला दिया है। बेशरम शुद्धि अपने पसीने के तले हुए गंदे पकौड़े मधुर और सविता को खाने के लिए देती है। दोनों ही पकौड़े खाकर बड़े खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह शुद्धि, सच में मजा आ गया, कितनी स्वादिष्ट पकौड़े बनाए हैं तूने, एक अलग ही स्वाद आ रहा है इसमें। स्वाद तो आएगा ही, परफ्यूम वाला पसीना जो मिलाया है। अरे बहू, ऐसे अंदर ही अंदर क्या फुसफुस आ रही है, हमें भी बता दे। अरे कुछ भी नहीं माँ जी, मैं तो बस भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि आपको खाना पसंद आ गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। हाँ बेटा, तू जानती है ना कि मुझे घर का बना हुआ साफ सुथरा खाना कितना पसंद है। जी जी जानती हूँ माँ जी, आप पकौड़े खाइए ना। शुद्धि ऐसे ही सबको अपनी बातों में लपेटकर अपने पसीने वाले पकौड़े खिला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। हर दिन के साथ साथ शुद्धि की बेशर्मी और गंदी हरकतें बढ़ती जाती हैं। ऐसे ही एक दिन सविता शुद्धि के पास आती है और बोलती है, बेटा शुद्धि मेरी बात सुन, आज ना छोले की सब्जी के साथ पूरियां बनानी है। बेटा मैंने सब्जी बना के रख दी है, तो तू पूरी बना लेना, आटा लगा लेना, ठीक है? मैं तब तक पास वाली पड़ोसन के यहाँ होके आती हूँ। जी माँ जी ठीक है, जैसा आपको, मैं सब कर दूंगी। इतना कहकर सविता चली जाती है और शुद्धि खुद से कहती है, आटा वाटा गया तेल लेने, पहले मैं जाऊंगी सुसु करने, सुसु आई है मुझे। इतना कहकर शुद्धि सुसु करने के लिए वॉशरूम में जाती है, पर जैसे ही हाथ धोने की बारी आती है, वह कभी टूटी के नीचे अपना हाथ करती तो कभी उसे पीछे खींच लेती। तभी वह टूटी को घूर कर देखती है और बोलती है, अरे नत्तरी की, किसी को क्या ही पता चल रहा है कि मैंने सुसु करके हाथ धोए कि नहीं धोए। अब ये बेजान टूटी थोड़ी ना सबको बताएगी